आज की इस वीडियो में ये 8 इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे। कैसे इन इंडिकेटर्स को यूज करके ये देखना है कि कौन सा शेयर्स खरीदें और कौन सा अवॉइड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस बहुत अच्छी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हमने ये 8 इंडिकेटर्स को समझना है। सबसे पहले हमने ये समझना है कि हर इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है, इस इंडिकेटर को यूज कैसे किया जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और सबसे जरूरी कि कौन सा इंडिकेटर की कौन सी वैल्यू अच्छी होती है शेयर को खरीदने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले इंडिकेटर से, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर का मतलब यह है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो वो एक शेयर के ऊपर हमें कितना कमा कर देगी। मतलब अगर आप उस कंपनी का एक शेयर खरीदोगे तो इन रिटर्न आपको कंपनी कितना अर्न करके देगी, उसको बोला जाता है अर्निंग पर शेयर। अब बात यह आती है कि अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कैसे होगा। अर्निंग पर शेयर निकालने का बेसिक फॉर्मूला यह होता है कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड को माइनस करके हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब कंपनी के कितने शेयर्स पब्लिकली इशूड हैं, राइट। अब हमने यह समझना है कि कौन सी कंपनी का ईपीएस बेटर होगा, तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिए दो कंपनीज का। मान लेते हैं हमारी पहली कंपनी अर्न करती है लेट से 10 लाख रुपए और दूसरी कंपनी अर्न करती है 20 लाख रुपए। अगर हम यहां पर देखें तो समझ ये आता है कि भाई अर्निंग के हिसाब से बी कंपनी बेटर है, लेकिन आगे भी समझना है। दोनों कंपनीज ने डिविडेंड पे करा लेट से 2-2 लाख रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि अर्निंग में से 2 लाख रुपए का डिविडेंड माइनस करके ए कंपनी की अर्निंग हो गई 8 लाख और बी कंपनी की अर्निंग हो गई 18 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग की बात करी जाए तो ए कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे 1 लाख, वहीं बी कंपनी के थे 3 लाख। अब अगर हम ईपीएस कैलकुलेट करें, यानी कि अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करें, तो ए कंपनी का ईपीएस आता है 8 रुपीज पर शेयर, और अगर हम बात करें बी कंपनी का तो उसका आता है 6 रुपए पर शेयर। देखा जाए तो बी कंपनी ए कंपनी से डबल अर्न कर रही थी, लेकिन जब ईपीएस की बारी आई तो ईपीएस ए कंपनी का बेटर निकला एज कंपेयर टू बी। ईपीएस जो एक इंडिकेटर था ना, वो ये बताता था कि अगर हम एक शेयर एक कंपनी का परचेस करते हैं तो वो हमारे को रिटर्न में कितना अर्निंग देगा। अब हम मूव करते हैं पीई रेशो, एंड बिलीव मी बहुत सारे इन्वेस्टर, इनफैक्ट सारे इन्वेस्टर्स पीई रेशो को सबसे ऊपर रखते हैं बाकी सभी रेशो से, क्योंकि पीई रेशो आपको यह बताती है कि जिस शेयर को आप परचेज करने जा रहे हो वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इसलिए ध्यान से समझना। पीई रेशो का फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी कि प्राइस को अर्निंग से रिलेट किया जाता है। प्राइस कौन सा? करंट मार्केट प्राइस, यानी कि जिस शेयर का जो करंट में मार्केट में जो करंट प्राइस चल रहा है उसको न्यूमरेटर में रखा जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है अर्निंग पर शेयर, जो कि अभी हमने निकाली थी। अभी हम बात करते हैं ए कंपनी के बारे में। अगर हम ए कंपनी की बात करें, इसका ईपीएस हमने 8 रुपए निकाला था। लेट अस अज्यूम कि इसका प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस जो है वो 40 रुपए का है। इसका मतलब इसकी पी रेशो आ गई 5, 40/8। इसका मतलब यह हुआ कि 1 रुपए कमाने के लिए आपको ए कंपनी को 5 रुपए देने पड़ेंगे। 1 रुपए अर्न करने के लिए आपको कंपनी को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 रुपए। अब बी कंपनी देखते हैं। बी का ईपीएस आया था 6 रुपए का। इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है लेट से 60 रुपए, तो इसकी पी रेशो कितनी आ गई? 10, 60/6। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी 1 रुपए कमाने के लिए आपको कितने देने पड़ेंगे? 10 रुपए। अब आप खुद दिमाग लगाओ, जब दोनों कंपनी आपको 1 रुपए कमा कर दे रही है, लेकिन ये उसके बदले आपसे 5 रुपए ले रही है, ये उसके बदले आपसे 10 रुपए ले रही है, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? दिस इज गुड। लेकिन इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स को ध्यान में रखना होता है। उन इंडिकेटर्स पे हम बढ़े इससे पहले हम ये समझते हैं कि पीई रेशो बेसिकली 2 टाइप की होती है। पहली होती है टीटीएम पीई और दूसरी होती है फॉरवर्ड पीई। टीटीएम पीई का मतलब ये हो गया ट्रेलिंग 12 मंथ्स पीई रेशो। इसका मतलब आज आप पीई रेशो निकाल रहे हो, अब अर्निंग्स जो आपने लेनी है वो आज से पिछले 4 क्वार्टर की लेनी है, यानी कि जो बीत गई 4 क्वार्टर, उन 4 क्वार्टर की आपको अर्निंग, उन 4 क्वार्टर के हिसाब से आपको ईपीएस निकालना है और उसको करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करना है। तो उससे क्या आ जाएगा? उससे आपके पास
पी रेशो आ जाएगी जो आज तक कंपनी हमें अर्न करके दे रही थी उसके हिसाब से। तो ये तो हो गई टीटीएम पी। लेकिन इससे बेटर पी रेशो जो होती है वो होती है फॉरवर्ड पी। फॉरवर्ड पी में हम आज के बाद के 4 क्वार्टर के सेल्स को, प्रॉफिट को, हम टैक्सेस को, सब चीजों को फॉरकास्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, कंपनी के पास कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, कंपनी की सेल जैसे पहले ग्रो कर रही थी अगर वैसे ही ग्रो करती रहेगी तो क्या निकलेगा। और हम उन 4 क्वार्टर की पी रेशो उन 4 क्वार्टर की ईपीएस निकालकर उस ईपीएस को हम करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास फॉरवर्ड पी आ जाती है। लेकिन ये टीटीएम पी और फॉरवर्ड पी ये दोनों एब्सोल्यूट पीज हैं। एब्सोल्यूट पी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक इंडस्ट्री की 2 कंपनीज को आपस में कंपेयर करना है तब तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि आपने एफएमसीजी सेक्टर की 2 कंपनीज चूज कर ली, आप उन दोनों को कंपेयर करना चाहते हो तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच के देखो, आप कंपेयर करना चाहते हो एक कंपनी जो किसी और इंडस्ट्री की और दूसरी कंपनी जो किसी और इंडस्ट्री की है, तो उस केस में एब्सोल्यूट पी रेशो ज्यादा काम नहीं आती। उस केस में बढ़िया रहती है रिलेटिव पी रेशो। अब रिलेटिव पी रेशो क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। उस केस में हम क्या करते हैं, रिलेटिव पी रेशो निकालने के लिए हम पिछले 10 साल की सबसे हाईएस्ट पी रेशो को सेलेक्ट कर लेते हैं। पिछले 10 साल की सबसे हाईएस्ट पी रेशो को सेलेक्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि करंट पी रेशो क्या चल रही है, और फिर उसके बाद हम करंट पी रेशो को डिवाइड कर देते हैं हाईएस्ट पी रेशो से। फॉर एन एग्जांपल, ये ए कंपनी है, इसकी पिछले 10 साल की पी रेशो आपको दे रखी है, इसमें से हाईएस्ट कौन सी है, 30, और इसकी करंट ईयर की पी रेशो लेट से 27 है। तो जब आप 27 को 30 से डिवाइड करोगे तो रिलेटिव पी रेशो आपके पास 0.9 आ जाएगी। ऐसे ही हम बी कंपनी की भी निकाल लेंगे, तो उससे हम ये कंपेयर कर पाएंगे अगर हमें अलग अलग इंडस्ट्री की 2 कंपनीज को कंपेयर करना है कि कौन सी पीई रेशो, कौन सी कंपनी बेटर है, राइट। इसके बाद एक चीज और आती है, वो ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि गुड पी रेशो आप किसको कहोगे, क्या 10 पी रेशो अच्छी है या 30 अच्छी है या 50 अच्छी है। कई कई कंपनीज की तो 100 पी रेशो भी होती है, यानी कि 1 रुपए कमाने के लिए आपको उस कंपनी को 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो गुड पी रेशो किसको कहेंगे, देखिए ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है कि गुड पी रेशो क्या होती है। बट अगर आप मुझसे निफ्टी की पी रेशो, यानी कि वो 50 कंपनी जो निफ्टी पे लिस्टेड है, अगर आप उसके बारे में बात करें तो मैं ये मान के चलता हूं कि 10 to 30 के बीच में अगर किसी कंपनी की पी रेशो है तो उस कंपनी के शेयर को बाय किया जा सकता है, कंसिडरिंग ऑल अदर फैक्टर्स, ऑल अदर इंडिकेटर्स। और वो इंडिकेटर्स आपको सारे के सारे एनालाइज करने हैं, एक ईपीएस, एक पी रेशो। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। बेसिकली अब बात करते हैं हम रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। रिटर्न का मतलब तो आपको भी पता है कि भाई मुझे क्या मिलेगा, इक्विटी मतलब वो पैसा जो हमने लगाया, इसका मतलब जो पैसा मैंने लगाया उसके ऊपर मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, दैट इज नोन एज रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है इक्विटी के जो भी रिटर्न मिल रहा है, यानी कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि शेयर होल्डर की जो इक्विटी लगी हुई है। अब लेट्स से ये 2 कंपनीज है, ए और बी, दोनों कंपनीज लेट्स से 10-10 लाख रुपए कमाती हैं, यानी कि दोनों का प्रॉफिट है 10-10 लाख रुपए का। अगर हम ए कंपनी की बात करें तो ए कंपनी के पास इस टाइम पे शेयर जो हैं वो लेट्स से सिर्फ 25 लाख के हैं और बी कंपनीज के पास 1 करोड़ के। इसका मतलब इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 10 लाख अपॉन 25 लाख इंटू 100 दैट इज 40% आ गया। लेकिन अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो आया सिर्फ 10%। अब आप एक चीज सोच के देखिए कि ए कंपनी को 10 लाख कमाने के लिए सिर्फ 25 लाख ही बहुत थे, यानी कि अगर इसको 1 करोड़ मिल गए तो ये तो पता नहीं कहां का कहां निकल जाएगा। लेकिन इसको 10 लाख कमाने के लिए 1 करोड़ रुपए भी कम पड़ गए। इसका मतलब जो बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देगा हमारे लिए वो शेयर ज्यादा बेटर होगा, कंसिडरिंग ऑल अदर इंडिकेटर्स। तो ये तीसरा इंडिकेटर हमने समझा, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। नेक्स्ट इंडिकेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है फाइनेंशियल लिवरेज चेक करने के लिए। अब फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब यह होता है कि कंपनी के पास जो होल्डिंग है, कंपनी के पास जो होल्डिंग्स है, यानी कि कंपनी के पास जो पैसा है वो पैसा कहां से आया हुआ है,
वो पैसा ओनर्स ने लगाया हुआ है। ओनर्स यानी कि जो भी उस कंपनी का शेयर होल्डर है। अगर आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद लोगे तो आप भी तो ओनर ही बन जाओगे ना। और दूसरा, जो पैसा उन्होंने उधार पे उठाया हुआ है, उधार यानी कि बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कहीं से भी, जैसे डिबेंचर्स से लिया हुआ है, तो वो सब पैसे की जो रेशो है बेसिकली यहां हमें चेक करनी है। तो डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल सा है, डेट अपॉन इक्विटी। अब बात ये आती है कि क्या डेट इक्विटी रेशो बेस्ट कौन सी रहेगी, यानी कि अगर हम किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, बाकी सब इंडिकेटर्स देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि कौन सी कंपनी डेट इक्विटी रेशो सही रहेगा, जो एक आइडियल रेशो जिसको हम कहते हैं। देखिए, अगर जीरो या नियरेस्ट टू जीरो है तो बहुत ही बढ़िया है। इसका मतलब कंपनी डेट फ्री है। कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी वो सारा का सारा प्रॉफिट कहां दे देगी, अपने शेयर होल्डर्स को दे देगी। ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा टू मेंटेन द पी रेशो। देखो, सब कुछ लिंक्ड है आपस में। लेकिन अगर कंपनी को डेट की जरूरत पड़ती है और कंपनी डेट लेती है, तो कंपनी इट्स बेटर कि अगर वो अपनी डेट इक्विटी रेशो 2 से नीचे नीचे रखे, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा होता है ना, फिर कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है नेक्स्ट रेशो में जाके। अब नेक्स्ट रेशो है हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बताती है कि हमारा प्रॉफिट कितना सक्षम है, सक्षम कितना बड़ा वर्ड बोल दिया ना, हमारा प्रॉफिट कितना है कि हम इंटरेस्ट के पार्ट को कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट कौन सा, वो इंटरेस्ट जो हमें अपनी लायबिलिटी यानी कि हमने अपने डेट्स के ऊपर देना है, वो इंटरेस्ट का अमाउंट। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी कंपनी का, आप सोच के देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो 1 से कम आ रही है, इसका मतलब कंपनी के पास अपने इंटरेस्ट को देने के लिए भी पैसा नहीं है। बाप रे बाप, दूर रहें। और दूसरा, अगर कंपनी की इंटरेस्ट कवरेज रेशो 1 या 1 से 2 के बीच में आ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि इंटरेस्ट देने के बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला। एज अ शेयर होल्डर हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा दूर रहे। हाँ, एनालाइज करके देखें, अगर बाकी फैक्टर्स कहते हैं कि बाय कर लें तो ठीक है। लेकिन अगर किसी की इंटरेस्ट कवरेज रेशो बहुत ही बढ़िया जा रही है, यानी कि 5, 10, 15 और इससे भी ज्यादा, तो सबसे बढ़िया पार्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि इंटरेस्ट पार्ट हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, जिसको पे ऑफ करने में ना हमें आज दिक्कत है, ना हमें आने वाले सालों में कोई दिक्कत होने वाली है, और जल्दी से हम अपना लोन भी चुका देंगे। तो बेसिकली डेट इक्विटी रेशो के साथ साथ इंटरेस्ट कवरेज रेशो को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंडिकेटर, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो, इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी अपनी अर्निंग्स में से, कौन सी अर्निंग्स, ईपीएस, जो कि हमने सबसे पहले समझा था, उस ईपीएस में से कितना प्रॉफिट आपको बांट देती है, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जो भी कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया डिवाइडेड बाय जो भी कंपनी की अर्निंग्स थी, यानी कि डिविडेंड्स पर शेयर, अब डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। लेट्स से डिविडेंड पे आउट रेशियो आती है 25%। इसका मतलब कंपनी ने अपनी अर्निंग में से 25% आपको दे दिया और 75% प्रॉफिट रिटेन कर लिया। अब कंपनी रिटेन क्यों कर रही है, कंपनी रिटेन कर रही है उसको री इन्वेस्ट करने के लिए। अब ध्यान से समझना, अब आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी डिविडेंड पे आउट रेशियो बेटर है। मैं ये समझता हूं कि ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। कई लोग होते हैं जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ रेगुलर इनकम, वो ये चाहते हैं कि भाई मेरे को डिविडेंड हर महीने मिलता रहे या हर साल डिविडेंड मिलता रहे और मेरा घर चलता रहे। तो उन लोगों के लिए जिस कंपनी की डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा होगा उनके लिए वो शेयर बहुत बढ़िया होगा। बट मेरे जैसा अगर कोई बंदा है जो ये चाहता है कि लॉन्ग रन में मेरे शेयर का प्राइस बढ़ जाए, भले ही मुझे आज कुछ मिले या ना मिले, तो उसके लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो कम वाली कंपनी ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि जो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करेगी तो उसके पास एक कंपाउंडिंग का इफेक्ट देने का चांस बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर प्रॉफिट्स को भी री इन्वेस्ट किया जाता है तो ये सोचिए कंपनी के पास एक लिवरेज आ जाती है, यानी कि कंपनी के पास एक पैसा आ जाता है एक नए प्रोजेक्ट्स को लेने के लिए या अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, किसी तरह ग्रो करने के लिए। तो ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है कि उसको डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या चाहिए। ये तो था हमारा ये डिविडेंड पे आउट रेशियो वाला इंडिकेटर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंडिकेटर, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। दिस इंडिकेटर दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये बेसिकली आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उसके बारे में आपको ये बताएगा कि वो कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है।
जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होती है वो लार्ज कैप है, जिसकी 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होती है वो मिड कैप है, और जिसकी 5,000 करोड़ से मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होती है वो स्मॉल कैप है। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाली कैसे जाती है? उसका फॉर्मूला होता है कि जितने भी कंपनी के पास नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम करंट मार्केट प्राइस से, तो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाती है। लेकिन ये इससे क्यों एनालाइज किया जाता है? बेसिकली इसको एनालाइज करा जाता है 3 रीजन से। सबसे पहला ये चेक करने के लिए कि स्टॉक वॉलेटाइल कितना है। अगर हम वॉलेटाइल की बात करें तो लार्ज कैप जो होते हैं वो कम वॉलेटाइल होते हैं, मिड कैप उससे थोड़े ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, और स्मॉल कैप उससे भी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि रिस्की स्मॉल कैप होते हैं। लिक्विडिटी की बात करी जाए तो जो लार्ज कैप है ना वो हाईली लिक्विड है, यानी कि आप जब चाहें उसे बेच सकते हैं, जब चाहें खरीद सकते हैं। मिड कैप थोड़े से कम लिक्विड होते हैं और स्मॉल कैप और कम लिक्विड होते हैं। लेकिन अगर अब बात करी जाए ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में तो ऑब्वियसली ग्रोथ स्मॉल कैप में ज्यादा दिखती है, मिड कैप में मीडियम ग्रोथ दिखती है और लार्ज कैप में कम ग्रोथ दिखती है। इसी वजह से जो ज्यादा रिस्की है, ग्रोथ भी ज्यादा है तो रिटर्न भी स्मॉल कैप पे एज कंपेयर टू लार्ज और मिड कैप ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप चूज करने के लिए आपको बाकी सभी इंडिकेटर्स का खास ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, और इसी के साथ साथ हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम 2 और इंडिकेटर समझाएंगे। आज तो हमने 10 इंडिकेटर्स कवर करने हैं, 8, लेकिन 2 इंडिकेटर्स हम एक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जिसमें से एक इंडिकेटर का नाम शुरू होता है सी से और एक का नाम शुरू होता है आई से। अब आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये 2 इंडिकेटर कौन से हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट इंडिकेटर पे, जो कि है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढने के लिए ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। इसलिए इस इंडिकेटर को आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है, और समझने के बाद आपने कमेंट जरूर करना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और हाँ शेयर तो आप करेंगे क्योंकि आप मुझसे प्यार ही इतना करते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या कहती है? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कहती है कि हम कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के शेयर को, यानी कि शेयर के जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसको हम कंपेयर करेंगे कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट से। मुश्किल नहीं है, अकाउंट्स नहीं थी, फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी चिंता मत करो, बस ये तो पता है ना कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं। भाई एसेट्स वो जो कंपनी के पास हैं, जिसके ऊपर कंपनी का अधिकार है, जो कंपनी जिस पोजेस करती है, जिससे वो बेनिफिट्स विड्रॉ करती है। लायबिलिटी जो कंपनी ने चुकाना है, सिंपल सी बात है। तो बैलेंस शीट उठाओ कंपनी की एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से कंपनी की लायबिलिटीज माइनस कर दो। लायबिलिटी साइड का टोटल नहीं, कंपनी की लायबिलिटीज माइनस कर दो। अब जब आप एसेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो आपके पास बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी आपकी एसेट्स की, मतलब बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ गई। इसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो आपको पता लग जाएगा एक शेयर की बुक वैल्यू कितनी है। अब एक शेयर की बुक वैल्यू लेट्स से आपके पास 100 रुपए आ गई। ध्यान से समझना, एक शेयर की बुक वैल्यू 100 रुपए आ गई और कंपनी का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 80 रुपए है। दिमाग घूमा? क्या घूमा? कि कंपनी ये कहती है कि मेरे शेयर की वैल्यू 100 रुपए होनी चाहिए मेरी बुक्स के हिसाब से, पर मार्केट में मेरा शेयर कितने रुपए पे चल रहा है? 80 रुपए पे। दैट मींस अंडर वैल्यूड है, खरीद सकते हैं कंसिडरिंग ऑल अदर इंडिकेटर्स। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढने के लिए जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हमें बाकी इंडिकेटर्स का भी खास ध्यान हमेशा रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ये जो 8 इंडिकेटर्स डिस्कस करे हैं, इसको अच्छे से एनालाइज करके कोई एक ऐसी कंपनी भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए जिसमें ये 8 इंडिकेटर्स लगाने के बाद आपको ये दिखता है कि ये कंपनी का शेयर बाय करना इस टाइम पर बिल्कुल सही है। हम भी एनालाइज करेंगे, आप भी एनालाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।